यदि कोई हमें जाति, धर्म, हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पर नीचा दिखाने का कोशिश करे तो हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई हमारे ऊपर झूठा मुकदमा केस कर दे तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? यदि हमें कोई पढ़ने से, बोलने से या हमारे अपने रीति रिवाज से पूजा करने, इबादत करने या जो भी जिसमें हमें आस्था है उनकी आराधना करने से अगर रोकता है तो हम क्या कर सकते हैं? या संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। और ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है फंडामेंटल राइट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल से इसे समझने का कोशिश करेंगे, जो कि है फंडामेंटल राइट। ऑल द राइट प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी राइट जो हर एक भारतीय नागरिक को, जो कि भारत का नागरिक है, उसे पार्ट 3 के 12 से 35 कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग है, आर्टिकल है, अनुच्छेद, उसमें दिया गया है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, दैट इज 14 टू 32 प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के द्वारा 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और देश के, दुनिया के कई सारे देशों में 7 फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। यहाँ पे जो भारत है ना, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट को हटा दिया गया है। काफ़ी सारे जो इंडिया में जगह है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, वहाँ पे जा कर के आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे हटा करके इसे 6 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम यूएसए। जो ये आइडिया आया है मौलिक अधिकार का, ये अमेरिका से लिया गया है। बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड टू सिटीजन इन सम अदर कंट्री। यहाँ पे ZEN छूट गया आपका, वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, सिटीजन इन सम अदर कंट्री बट राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड इन इंडिया, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायग्राम से फंडामेंटल राइट्स को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। डायग्राम उतना खूबसूरत नहीं है, आप इसको अपने तरीका से करेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको फंडामेंटल राइट के बारे में लिखना है ना, तो आप आर्टिकल और कब, कहाँ से कहाँ तक है, ये डिटेल में इसको लिखेगा, ये ज़रूरी होता है। राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मैं सबका हिंदी करते जाता हूँ। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि है 29 टू 30, और ये कहता है शिक्षा का अधिकार। और हम लोग का लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस कर देता है तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे, इससे कैसे बचेंगे, और इसको हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। द 6 फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम यूएसए। द 6 फंडामेंटल राइट इज एक्सप्लेन बिलो। अब देखिए, सबको मैंने डिटेल से, एक एक आर्टिकल को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अगर आप से याद होता है, ये आपको इसमें काफ़ी लंबा समय देना पड़ेगा। जब भी आप बैठिए, इसको खोल करके एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इसको आपको मेमोराइज़ करने में काफ़ी समय लग सकता है, और इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठेगा। जिसमें मैंने थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करा है राइट ऑफ इक्वालिटी को, उसके बाद मैंने एक एक आर्टिकल को डिस्क्राइब करा है। इसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो हम लोग का चलता है 14 से 18 तक, 14 टू 18। इसमें देखिए, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14 टू 18, फ्रॉम 14 टू 16 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड 17 टू 18 सोशल इक्वालिटी। तो जो राइट ऑफ इक्वालिटी, इसे हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ सकते हैं। जो 14 से 16 तक है, उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून में जो सबको समान अधिकार दिए गए हैं। 14 से 16 है, जो कि कानून में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, वो आता है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई आपको भेदभाव नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिकल स्टेटस, etc। और 17 से 18 जो आता है सोशल इक्वालिटी, समाज में समानता का अधिकार देता है। तो देखिए, 14 आर्टिकल क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
जो कानून है, कानून के अकॉर्डिंग सब कोई इक्वल है। अगर कोई अमीर है, गरीब है, तो भले ही ये ग्राउंड लेवल पे ना दिखे, लेकिन जो हम लोग का संविधान है वो कहता है कि कानून के अकॉर्डिंग सब कोई बराबर है। जैसे आर्टिकल 15 क्या बताता है, प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसके जाति के अनुसार, उसके सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है उसके अनुसार, रिलीजन उसके धर्म के अनुसार, उसके रेसेस के अनुसार, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ वो जन्म लिया है उसके अनुसार। आर्टिकल 16 कहता है इट इज इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई जॉब निकला है, वैकेंसी निकला है, तो उसमें हर कोई, अगर वो भारत का नागरिक है तो अप्लाई कर सकता है, अगर एलिजिबल है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव रखना। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले जो छुआछूत चलता था, जैसे लोअर कास्ट के लोग थे, जैसे आप मांझी समझ सकते हैं, या फिर रजक हो सकते हैं, या फिर आपका सुपर डोम जो हो गया, डोम जिनको कहते हैं, उनको क्या होता था, सोसाइटी से अलग रखा जाता था, या वो कोई सामान को छू देते थे तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा भीमराव अंबेडकर जी के साथ। वो उतने बड़े वकील थे, उतने जाने माने हस्ती थे। उन्होंने अपने बुक में क्या बताया कि वे एक बार प्यासे थे और किसी कुएं से पानी पी लिए थे जो कि ब्राह्मणों के मोहल्ले का था, और वो निचले जाति के थे। तो जिस वजह से क्या हुआ, उनको पनिशमेंट दिया गया। उनका लाइफ में आपको कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे उनको क्लास में बाहर बिठाना, नीचे बिठाना, मतलब उनके साथ बहुत पार्शलिटी हुआ है। और उस पानी वाले इंसिडेंट का तो काफ़ी दुखद घटना है। तो वो पानी पीने के वजह से उनको बाकी सारे लोगों ने फोर्सफुली ये करने के लिए विवश किया कि वो कुएं का सारा पानी उन्होंने बाल्टी से निकाला, और बाल्टी से निकाल करके बाहर किया। ये पढ़ करके मुझे बहुत दुख हुआ था। ये अनटचेबिलिटी का जीता जागता उदाहरण है, जो कि काफ़ी क्रूअल लेवल पे था। उसके बाद हम लोग का आता है 18, प्रोहिबिट टू रिसीव एनी अवार्ड फ्रॉम अदर कंट्री एक्सेप्ट सम स्पेशल कंडीशन। अब ये क्या बताता है कि आप किसी भी अन्य दूसरे देश से, भारत का नागरिक हैं तो अवार्ड नहीं ले सकते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में। जैसे आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए दूसरे देश में, तो उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गए किसी दूसरे देश में, तो उस देश का ऑनर रिप्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है हम हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को। राइट ऑफ फ्रीडम, ये आर्टिकल है 19 से 22 तक चलता है। इसमें देखिए क्या है, राइट टू फ्रीडम कवर्स इन आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 गारंटीज 6 फ्रीडम ऑफ सिविल राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 देखिए क्या कहता है, द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आप किसी को सलाह दे सकते हैं और अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, इस पर आपको कोई नहीं रोकेगा। नोट, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, कम अंडर आर्टिकल ए 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको ऐड किया गया 2005 में। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का मतलब होता है अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपको अधिकार है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको अपनी ज़िंदगी को बचाने का और अपने स्वतंत्रता को बचाने का अधिकार है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसों में आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही अरेस्ट कर सकता है, पुलिस नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेंशन कैंप में आपको लग रहा है कि रखा जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन का अधिकार है। अब तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है 23 और 24। इट इज कंटेन इन आर्टिकल 23 एंड 24। इट प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजन ऑफ पोवर्ट prevent exploitation of the weaker section of society by individual or states। ठीक है, इसमें आर्टिकल 23 क्या कहता है, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम। पहले बंधुआ मजदूर का सिस्टम था। किसी परिवार का एक सदस्य अगर किसी की मजदूरी करता था तो उसका का पूरा खानदान उसके मजदूरी में चला जाता था, तो उसे पैसा नहीं दिया जाता था ऐसा। और किसी से आप जबरदस्ती पकड़ के काम नहीं करा सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब आदमी का व्यापार नहीं किया जा सकता, ये सब गलत है। उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट द
employment of children below the age of 14 in factories, mines and other hazardous jobs। मतलब ये आर्टिकल आपको 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, जिसको हम लोग बाल मजदूर कहते हैं, उसको रोकने का प्रयास करता है। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। और बाल जो श्रम है उसे अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया 1986 के बाद से। उसके बाद हम लोग का 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर किसी को अपने अपने अनुसार जाति और धर्म को मानने का अधिकार है, और ये इंश्योर करता है आर्टिकल 25 to 28 के अंदर। इट कवर्स द आर्टिकल 25 to 28 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड श्योर द सेकुलर स्टेट इन इंडिया। आर्टिकल 25 क्या कहता है? दिस आर्टिकल गारंटी द पीपल ऑफ इंडिया टू वर्शिप द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन इन देयर चॉइस। और इसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मजहब में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अपने अपने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। दिस राइट नॉट गिव द परमिशन टू कन्वर्ट एनी पर्सन फोर्सिबली इनटू अनदर वन। और ये अधिकार किसी भी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में ज़बरदस्ती बदलने का अधिकार नहीं देता है। बहुत बार आप देखे होंगे लव जिहाद का केस या फिर फोर्सफुली कन्वर्सन, ऐसा न्यूज में आते रहता है, होता है। हिंदू को मुस्लिम बना देना या मुस्लिम को हिंदू बना देना या ईसाई बना देना, ऐसा होते रहता है, लेकिन ये कानूनन अपराध है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? दिस आर्टिकल गारंटी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया कैन परफॉर्म ऑल रिलीजियस denomination and sect morality and health set up institution for their own and charitable और religious purpose। अब ये क्या कहता है? गारंटी देता है हर एक लोग को जो कि इंडिया का नागरिक है कि अपना रिलीजियस डोमिनेशन एंड सेक्ट जो है और मोरालिटी है और हेल्थ है, उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है और अपना एक चैरिटेबल संस्था का निर्माण कर सकता है। जैसे मस्जिद को चैरिटी मिलता है, मंदिर को चैरिटी मिलता है, तो इसी के बारे में ये बात हो रहा है। आर्टिकल 27। दिस आर्टिकल guarantees that no one can be compelled or pay taxes for the permission of any particular religion or religious institution। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि किसी भी भारत के नागरिक को उसके अपने धर्म को मानने या उसे फुलफिल करने के लिए या उसके ऊपर चलने के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि पहले हमने कभी कभी देखा है, हिस्ट्री के बुक में वर्णन मिलता है कि जब इंडिया में मुगल शासक या उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, गैर मुस्लिम नागरिकों से एक टैक्स वसूल करते थे जिसे जजिया नाम दिया गया था। आर्टिकल 28। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन एनी होली स्टेट funded educational institution and educational institution receive aid from the state can't compel any of their member of the receive religious instruction or attend religious worship without their consent। ठीक है। 5 हम लोग का जो है फंडामेंटल राइट, वो कहता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। इसमें आपको अपना अलग कल्चर जो आपका चलते आ रहा है उसको फॉलो करने का अधिकार है और आपको शिक्षा लेने का अधिकार है। ये है आपका 29 to 30। In our constitution from article 29 to 30 gives the cultural and educational right to every citizen of India। It provides protection of the cultural, linguistic and religious minority by the conserving their heritage and protecting them against discrimination। आर्टिकल 29 क्या कहता है हम लोग यहाँ देखेंगे। This article provides right of any section of the citizen having a distinct language, script, culture of its own and provide right to the conserve and develop the same। अगर किसी का खास कल्चर है, लैंग्वेज है, तो उसे बनाए रखना और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करने का आज़ादी है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट टू इम्पोजिंग एनी एक्सटर्नल कल्चर ऑन देम। और ये रोकता है, विरोध करता है किसी भी बाहरी कल्चर का उनके ऊपर थोपना या उनके ऊपर ज़बरदस्ती लागू करने का। It also prohibited discrimination of any citizen for the admission any educational institution maintained by the state। आर्टिकल 30 हम लोग का कहता है दिस आर्टिकल प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एवरी कम्युनिटी रिलीजन एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू सेट अप administer educational institution for their choice in order to preserve and develop their own culture and tradition। ये आर्टिकल हम लोग को स्वतंत्रता देता है माइनॉरिटी को, एवरी कम्युनिटी रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो कि कम्युनिटी है रिलीजन के आधार पे या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपने कम्युनिटी के, रिलीजन के या लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए अपना एक अलग
इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। 6 हम लोग का कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, और ये हम लोग का 32 टू 226 के बीच में, 32 में है और 226 में है। आर्टिकल 32 provides guarantee remedy in the form of fundamental right itself for enforcing all the other fundamental rights. The Supreme Court is designated as the protector of this right by the Constitution. The Supreme Court has been empowered to issue writs such as quo warranto, prohibition, etc. for the enforcement of the fundamental right. The court of different state empowered by Article 226 in the same way. अब इसको हम लोग कंक्लूजन के साथ फिनिश करेंगे। Fundamental rights are the basic right which is provided by our constitution to every citizen of the India. It comes under part 3 of our constitution from article 14 to 32. It ensures the protection and development of each and every single person of India and help it to make India as a secular country. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो से मदद मिलेगी, और ये इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, तो इसे आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि कवर करें। मैंने अपने चैनल पे कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं प्रीवियस ईयर का, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों और फैमिली मेम्बर के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।